हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मील बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, आज हम एक नए चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, और वो चैप्टर है, आपकी बुक का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना, लेसन नंबर 2 में हम आवृत बीजी जो पादप है उनमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये अपना लेसन है। ठीक है, लेसन तो वैसे जो बुक में नाम दे रखा है वो नाम है नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उनका विकास। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, लेसन कौन सा है अपना, लेसन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। अब देखो, हम जनन की बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर केवल लैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक जनन है वो हम बाद में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना, वह जनन जिसमें युग्मक निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है, ऐसे जनन को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। तो ध्यान रखना, लैंगिक जनन में क्या होगा, युग्मक निर्माण। एक तो क्या होगा, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन। ठीक है, तो वह जनन जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन होता है वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। अब देखो, जो युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ठीक है, युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस होता है। और जो युग्मक संलयन है, युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है, निषेचन। युग्मक संलयन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का पास आना या एक दूसरे से जुड़ना। तो नर और मादा युग्मक जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संलयन यानी निषेचन। ठीक है, तो नर और मादा युग्मकों का आपस में जुड़ना युग्मक संलयन या क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन को यूं भी बोल सकते हैं कि वह जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण मियोसिस और निषेचन के द्वारा होता है। ठीक है, वह जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्लियर बात, तो लैंगिक जनन किसको बोलेंगे, वह जनन जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होता है, वह क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। ठीक है, फिर अब जो लैंगिक जनन है ये पादपों के किस भाग में संपन्न होगा, लैंगिक जनन पादपों के किस भाग में संपन्न होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है, पुष्प में। ठीक है, तो पुष्प क्या हो गया, लैंगिक जनन संरचना। पादपों में लैंगिक जनन संरचना क्या होती है, पुष्प। तो पुष्प क्या हो गया यहां पर, लैंगिक जनन संरचना। ठीक है, पादपों में लैंगिक जनन संरचना क्या होती है, पुष्प। अब हम पहले पुष्प की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, पुष्प, पहली बात, पुष्प क्या है,
पादपों का लैंगिक जनन अंग है या लैंगिक जनन संरचना है। पादपों की लैंगिक जनन संरचना क्या है? पुष्प। क्लियर बात। अब देखो ये जो पुष्प है, ये पुष्प क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है। पुष्प क्या है? एक मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट मतलब रूपांतरित पर्व है। पर्व या सूट। तो पुष्प एक रूपांतरित या मॉडिफाइड पर्व या सूट होता है। यानी पुष्प किसका रूपांतरण होता है? सूट या पर्रोह का रूपांतरण होता है। ये जो पुष्प है, अब इस पुष्प का देखो इधर डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के द्वारा हम पुष्प की संरचना को देखते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? अब पुष्प, फ्लावर या पुष्प। अब यहां पर मैंने पुष्प की संरचना बनाई। ये जो पुष्प होता है, इस पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। तो देखो सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। अब देखो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर देखो, सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है? कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ठीक है, पुष्प में सबसे बाहरी भाग या बाहरी चक्र क्या कहलाता है? कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो देखो पहला भाग क्या होता है? कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो इस कैलिक्स या बाह्य दलपुंज में आपको क्या ध्यान रखना है? कैलिक्स या बाह्य दलपुंज है, ये एक तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र या बाहरी भाग होता है। देखो एक पुष्प है, उसके सबसे बाहर हरे रंग के आवरण या चक्र पाए जाते हैं। तो उस हरे रंग के आवरण या चक्र को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। ठीक है, अब ये कैलिक्स है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो जो कैलिक्स या बाह्य दलपुंज है, इसकी इकाई क्या होती है? सीपल। कैलिक्स और इसकी यूनिट क्या होती है? सीपल या बाह्य दल। ठीक है, यानी ये जो कैलिक्स है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये सीपल या बाह्य दलपुंज से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे ये पुष्प है और इस पुष्प में एक, यहां पर आपको कितने बाह्य दल दिख रहे हैं? 2। तो दोनों बाह्य दलों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। और यदि इसकी एक इकाई की बात करें तो इस कैलिक्स की एक इकाई क्या हो जाएगी? इस एक इकाई को हम क्या बोलेंगे? सीपल या बाह्य। ठीक है, तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। इस कैलिक्स या बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होगी? सीपल। या कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? तो कैलिक्स सीपल से मिलकर के बना होता है। क्लियर बात। इसके बाद दूसरा भाग कैलिक्स
ये रहा कैलिक्स। इस कैलिक्स के नीचे देखो जो लाल रंग का मैंने बनाया है, ये पार्ट क्या कहलाता है? कोरोला। क्या कहलाएगा? कोरोला, या इसको बोलते हैं दलपुंज। कोरोला या दलपुंज, ठीक है। देखो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र तो क्या हो गया? कैलिक्स। कैलिक्स के नीचे वाला जो चक्र होता है वो क्या कहलाएगा? कोरोला या दलपुंज, ठीक है। तो इस कोरोला या दलपुंज है, इसकी इकाई क्या होगी? कोरोला या दलपुंज की इकाई पीटल्स होती है। इसकी इकाई क्या होगी? पीटल्स, या जिसको बोलते हैं दल। पीटल्स या दल, ठीक है। कोरोला की इकाई क्या हो जाएगी? पीटल्स। यानी कोरोला का निर्माण किससे होता है? पीटल्स से। पीटल्स मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? कोरोला का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो दलपुंज या पीटल्स हैं ये रंगीन होते हैं, कलर्ड। कैसे होते हैं? कलर्ड या रंगीन होते हैं, ठीक है। जो पुष्प के रंग होते हैं अलग अलग, जैसे लाल है, पिंक है, ठीक है, येलो है, व्हाइट है, ग्रीन है, तो ये जो पुष्प को रंग है ये कलर कौन प्रदान करता है? कोरोला। इन कोरोला के कारण ही पुष्प कैसा होता है? रंगीन होता है। तो ध्यान रखना, कैलिक्स के नीचे क्या पाया जाता है? कोरोला पाया जाता है, जो कैसा होता है? कलर्ड, रंगीन होता है। और इसके कलर्ड या रंगीन होने के कारण जो कीट हैं वो पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? इसका दूसरा पार्ट। तीसरे चक्र की बात करें तो देखो सबसे बाहरी चक्र तो क्या हो गया? कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। कैलिक्स के नीचे वाला चक्र क्या हो गया? कोरोला। इस कोरोला के नीचे जो तीसरा चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। तीसरा चक्र कौन सा हो जाएगा? एंड्रोसियम या पुंगम, ठीक है। तो जो एंड्रोसियम है या पुंगम है, इस एंड्रोसियम की इकाई क्या होगी? एंड्रोसियम या पुंगम की इकाई क्या होती है? स्टेमन। क्या होती है? स्टेमन। और इस स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ठीक है। तो एंड्रोसियम का निर्माण किससे होता है? स्टेमन्स से होता है। अनेक स्टेमन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? पुंगम या एंड्रोसियम बनाते हैं। तो एंड्रोसियम की इकाई क्या हो गई? पुंकेसर, ठीक है। फिर दूसरी चीज ध्यान रखना, ये जो एंड्रोसियम होता है या स्टेमन है, ये क्या है? पुष्प का नर जनन अंग। नर जनन अंग। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाएगा? पुंगम, ठीक है, या स्टेमन, ठीक है। इस एंड्रोसियम के नीचे या सबसे अंदर जो चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। तो चौथा भाग क्या हो जाएगा? गाइनोसियम, या इसको बोलते हैं जायांग, ठीक है। ये जायांग है, ये क्या है? पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र है। पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र होता है और इसे जायांग या गाइनोसियम का निर्माण किससे होता है? कॉर्पल से या अंडक से। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी?
कोर्पल्स या अंडा, यानी अंडप मिलकर के या कोर्पल्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, गाइनोसियम या जायान का। ठीक है, तो जायान की इकाई क्या हो जाएगी यहां पर, अंडा। दूसरी बात, जो जायान या अंडप है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बोलेंगे इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, गाइनोसिया। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, एंड्रोसिया। ठीक है, एंड्रोसियम की इकाई तो क्या हो जाएगी, स्टेमन, और गाइनोसियम की इकाई क्या हो जाएगी, कार्पल्स। क्लियर बात। अब देखो, नोट डाउन कर लेना इसको, साथ में देखो इनको आपको नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है, पढ़ना है ही है, नोट डाउन भी इनको करना है। अब देखो, हम बात करेंगे किसकी, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या उमंग। तो इस उमंग की इकाई मैंने आपको क्या बताई थी, स्टेमन। स्टेमन यानी पुंकेसर। ये तो क्या होगी इसकी इकाई। इकाई का मतलब स्टेमन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। यानी जो पुंकेसर है, पुंकेसर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, उमंग का निर्माण करते हैं। अब देखो, ये जो पुंकेसर है, ये वाला पार्ट क्या है, पूरा पुंकेसर। इस पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3। ये ऊपर जो गोलाकार जो संरचना है, इसको बोलते हैं परागकोश। इसको क्या बोलेंगे, परागकोश। फिर ये जो तंतुनुमा संरचना है, इस तंतुनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, फिलामेंट या पूतंतु। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट या पूतंतु। और यहां पर परागकोश को या परागकोश को पूतंतु से जोड़ने वाली जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव या योजी। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं, 3। ठीक है, पुंकेसर के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट कौन कौन से, एक तो होता है परागकोश, एक होता है पूतंतु या फिलामेंट, और एक होता है योजी। ठीक है, कनेक्टिव या योजी, फिलामेंट। अब देखो, ये जो पूतंतु या फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या करता है, ये फिलामेंट इस परागकोश को ऊंचाई पर स्थित या स्थापित करता है। जो परागकोश है वो यदि इस पूतंतु की लंबाई अधिक होगी
तो ये अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा। यदि इसकी लंबाई कम होगी तो परागकोश क्या होगा, नीचे स्थित होगा। तो ये फिलामेंट या पूतंतु क्या करता है, इस परागकोश को ऊंचाई पर स्थापित करता है। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई, पूतंतु की। अब ये जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं और उन लघु बीजाणुधानियों में परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो परागकोश से क्या होगा, परागकोश से माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बोल दो या इसको आप पोलन ग्रेन्स परागकण बोल दो। तो परागकोश में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये पुंमंग या एंड्रोसियम के 3 पार्ट। ठीक है, यानी जो पुंकेसर होता है या स्टेमन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, परागकोश, पूतंतु और योजी। अब इसके बाद हम बात करें गाइनोसियम। इसकी बात करेंगे गाइनोसियम या जायांग। तो ये गाइनोसियम या जायांग है, इसकी इकाई क्या होती है, कार्पल या अंडक। यानी कार्पल या अंडक है, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, गाइनोसियम का। ये क्या है, पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जनन अंग है। अब इस कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। कार्पल के कितने पार्ट होते हैं, 3। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, ये देखो डायग्राम में। ये वाला पार्ट क्या है, अंडक। क्या है ये, अंडक। और इस अंडक के 3 भाग होते हैं। अब देखो 3 भाग कौन कौन से हैं। ये जो ऊपर, सबसे ऊपर एक सुराहीनुमा संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्रतिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको, व्रतिकाग्र। फिर ये एक नलिकानुमा संरचना होती है, इसको क्या बोलेंगे, व्रतिका। और नीचे ये फूला हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवेरी। अंडाशय या ओवेरी। तो कहने का मतलब गाइनोसियम या जो कार्पल्स है, कार्पल्स के कितने भाग होते हैं, 3 भाग कौन कौन से होंगे। एक तो होता है व्रतिकाग्र, ठीक है, एक होता है व्रतिका और एक होता है अंडाशय। ठीक है, नीचे का जो खुला हुआ भाग है ये क्या है, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, बीजांड। ये क्या कहलाएगी, बीजांड। ठीक है, अब देखो ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये क्या है, व्रतिकाग्र। व्रतिकाग्र है ये या तो रोमिल होती है या चिपचिपी होती है। तो इसके रोमिल या चिपचिपी होने के कारण परागकोश इससे चिपक जाते हैं, सॉरी परागकण इससे चिपक जाते हैं। तो इस व्रतिकाग्र का कार्य क्या हो गया, व्रतिकाग्र परागकणों को ग्रहण करती है। जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स को ग्रहण करने का काम कौन करेगी, व्रतिकाग्र। ठीक है, इस व्रतिकाग्र के नीचे जो नलीनुमा संरचना है ये क्या कहलाती है, व्रतिका। तो व्रतिका क्या करती है, ये इस व्रतिकाग्र को ऊंचाई पर स्थापित करती है। ठीक है, और परागकणों से परागनाल बनती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो पराग जो नाल होती है या पराग नली होती है,
वो परागनली किससे होकर अंडाशय में आती है? व्रतिका से। ठीक है, तो ये एक तो क्या करेगी? परागनली को मार्ग प्रदान करेगी और एक व्रतिकाग्र को ऊंचाई पर स्थापित करती है। ठीक है, तीसरा भाग है अंडाशय। तो इस अंडक का नीचे का खुला हुआ भाग है, ये क्या कहलाएगा? अंडाशय। अंडाशय जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है और इस अंडाशय के अंदर ये क्या पाए जाते हैं? बीजांड। तो ये बीजांड निषेचन के बाद क्या करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज, जो पुष्प है, इस पुष्प में ये एक व्रंत पाया जाता है। पुष्प में क्या होता है? व्रंत। तो देखो, पुष्प किससे लगा होता है? तने या शाखा से या किसी टहनी से लगा होता है। अब देखो, जैसे ये किसी पुष्प, ये क्या है? कोई शाखा या तना है। इस शाखा या तना से एक व्रंत निकलता है और इस पर क्या लगा होता है? ये पुष्प। ठीक है, ये क्या हो गया? तना मान लो या कोई शाखा। ये क्या है? पुष्प। अब देखो, इस पुष्प और तने को एक संरचना है जो आपस में जोड़ती है। पुष्प और तने को एक संरचना क्या करती है? आपस में जोड़ती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल या पुष्प व्रंत। ठीक है, तो देखो, सबसे नीचे व्रंतनुमा संरचना है जिसको क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। इस पेडिकल के द्वारा ही पुष्प किसी तने या शाखा से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो पेडिकल है, इसका ऊपरी भाग चपटा और थैलीनुमा हो जाता है। ऊपरी भाग कैसा हो जाता है? चपटा और फैल जाता है, यानी थैलीनुमा हो जाता है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्पासन किसका भाग है? पुष्प व्रंत का ही भाग है। और ये पुष्प व्रंत या पुष्पासन है, ये पुष्पासन किसका रूपांतरण है? किसका मॉडिफाइड है ये? तो ध्यान रखना, तने का। पुष्पासन किसका रूपांतरण होता है? स्टेम या तने का रूपांतरण होता है। और पुष्प किसका रूपांतरण होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, पुष्प पर्रोह या सूट का रूपांतरण होता है। पुष्पासन किसका रूपांतरण होगा? तने का। ठीक है, तो ये पुष्प की संरचना हमने यहां पर देखी है। अब इसके बाद देखो, मैंने बताया पुष्प है, पुष्प में कितने चक्र हैं? 4। पुष्प में कितने 4 चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। अब यदि मान लो कोई पुष्प है और उसमें 4 चक्र नहीं है, उसमें या तो 3 चक्र है या 2 ही चक्र है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो देखो, जो चक्र है इनके आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लोर, और एक होता है अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प तो किसको बोलेंगे? ध्यान रखना, जिसमें चारों चक्र उपस्थित हो। ऐसा पुष्प जिसमें चारों चक्र कौन कौन से? ये चारों चक्र, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, चारों चक्र जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाता है। और यहां पर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, सरसों और मटर। सरसों और मटर के पुष्प कैसे होते हैं? पूर्ण पुष्प होते हैं, कंप्लीट पुष्प होते हैं। अपूर्ण पुष्प किसको बोलेंगे? यदि चारों में से कोई एक चक्र भी अनुपस्थित हो। अब 2 भी अनुपस्थित हो सकते हैं, 1 भी अनुपस्थित हो सकता है।
मतलब यदि जिसमें चारों चक्र उपस्थित नहीं है, उसमें से कोई एक या दो चक्र क्या है, अनुपस्थित, तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प। यानी जब चारों में से कोई भी एक या दो चक्र अब्सेंट हो या अनुपस्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प। और यहां पर आपको अपूर्ण पुष्प में एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एक तो लौकी और एक पपैया या पपीता। लौकी और पपीता तो क्या है, अपूर्ण पुष्प है। ये इंपॉर्टेंट भी है, वही ध्यान रखना। अपूर्ण पुष्प के उदाहरण बताओ, तो अपूर्ण पुष्प में लौकी और पपीता। पूर्ण पुष्प के उदाहरण में ध्यान रखना है, सरसों और मटर। ठीक है, तो ये हमने पुष्प की संरचना यहाँ पर आज देखी है। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेसन में देखेंगे। धन्यवाद।